27 सितंबर 2022 नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका सड़कों पर सन्नाटा था और गलियों में अंधेरा। शाहीन बाग के निवासियों को इस बात का गुमान था कि उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रात के 3:00 बजे अचानक एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर सो रहा घर का मालिक ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। सामने खाकी वर्दी पहने चार हटे कट्टे नौजवान खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या शोर मचा पाता, दिल्ली पुलिस के उन पहलवानों ने उसे दबोच लिया। पलक झपकते ही उसे घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी चीखने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी जागे, लोग इकट्ठा होने लगे। 10 से 15 लोग उस गाड़ी के पीछे दौड़ने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वह गिर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज ने पूरे मोहल्ले की घेराबंदी कर रखी थी। ऑर्डर सख्त था ना, कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग का वो भ्रम टूट गया कि उनके इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, उसी वक्त उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में 12 और लोगों को उठाया जा रहा था। ये सभी लोग देखने में तो आम नागरिक थे, लेकिन इनका असल काम एक ही था, पीएफआई के लिए काम करना। ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। 6 जुलाई 2022 बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाने वाला था। 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए पटना आने वाले थे। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, सजावट हो रही थी। लेकिन प्रशासन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि पटना के ही फुलवारी शरीफ इलाके में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत की पहली मंजिल पर कुछ लोग जमा थे। वो हथियारों की सफाई कर रहे थे, ग्रेनेड्स की गिनती कर रहे थे। ये लोग कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि पीएफआई के ट्रेंड मेंबर्स थे। उनका मकसद खौफनाक था। 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना आए तो उन पर दिन दहाड़े हमला करना उनकी तैयारी पूरी थी। वे जानते थे कि प्रधानमंत्री का काफिला कहाँ से गुजरेगा और सुरक्षा में कहाँ चूक हो सकती है। तभी एक घटना ने बाजी पलट दी। फुलवारी शरीफ थाने के एसएओ इकरार अहमद के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज बेहद भड़काऊ था। उसमें लिखा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुसलमान आखिर कब बनोगे? तुम प्रॉफिट की महानता का गुणगान कब करोगे? कल जुम्मे की नमाज है, नया टोला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। इस मैसेज ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पहले तो एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। बिहार पुलिस ने उस व्हाट्सएप मैसेज की तह तक जाने का फैसला किया। जांच की आंच फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा। वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिम्मी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन मौजूद थे। वो वहां युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो वहां मिली वो था एक 7 पन्नों का डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि कैसे 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उनका प्लान पीएम मोदी के दौरे के दौरान हमला करने का था। ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया। ये खबर जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो वो समझ गए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 15 जुलाई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया, मरगूब अहमद दानिश। उसके फोन में गजवा ए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के लिंक्स थे। सबूत सामने थे। पीएफआई अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक दीमक बन चुका था जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा था। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ने एक गुप्त बैठक की। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने रखे सबूतों को देखा और कहा, ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर भी खुले घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सोचना भी पाप है। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई। डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वह सिम्मी की तरह बेवकूफ नहीं थे। पीएफआई ने खुद को एक सामाजिक संगठन का चोला पहना रखा था। वह स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद का दिखावा करते थे और ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे। अगर उन पर बिना ठोस सबूत के हाथ डाला जाता तो देश भर में दंगे भड़क सकते थे। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। इसलिए डोभाल ने एक बहुत ही शांत लेकिन घातक रणनीति बनाई। पीएफआई ने एक ऐसा इलीगल नेटवर्क बना लिया था जो गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए पैसा मंगवाता था और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में दंगे भड़काने और वकीलों की फौज खड़ी करने में करता था। वो सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। केरल और कर्नाटक पुलिस में भी उनके आदमी मौजूद थे। इसीलिए डोभाल जानते थे कि इस बार वार सीधा और सटीक होना चाहिए। अजीत डोभाल ने सबसे पहले पीएफआई को उनके ही समुदाय से अलग करने की चाल चली। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। डोभाल खुद वहां पहुंचे। इस सम्मेलन में सूफी संतों और बड़े मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया।
वहां एक प्रस्ताव पास किया गया कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और देश दोनों के लिए खतरा है। डोभाल का संदेश साफ था, पीएफआई पूरे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंट नहीं करता। वो पीएफआई को सामाजिक रूप से अलग थलग करना चाहते थे, ताकि जब एक्शन हो तो आम मुसलमान सड़कों पर ना उतरे। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे असली खेल शुरू हुआ। डोभाल ने आईबी और रॉ को काम पर लगा दिया। आदेश था, पीएफआई के हर छोटे बड़े नेता की कुंडली तैयार करो। वो क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके बैंक खातों में पैसा कहाँ से आता है। अगले 2 महीनों तक भारत की एजेंसियां पीएफआई के पीछे लग गई। अगस्त का महीना आते आते डोभाल के पास पीएफआई के हर काले कारनामे का डोजियर तैयार था। अब वक्त था एक्शन टीम बनाने का। डोभाल ने देश भर से ऐसे पुलिस अफसरों को चुना जो निडर थे और जिनका रिकॉर्ड बेदाग था, खासतौर पर उन राज्यों से जहां पीएफआई मजबूत थी, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन किसी को नहीं बताया गया कि मिशन क्या है। 4 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक गए। वहां उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ गुप्त बैठक की। बाहर मीडिया को लगा कि ये कोई राजनीतिक दौरा है, लेकिन अंदर पीएफआई के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर खबर लीक हो जाती तो पीएफआई के नेता अंडरग्राउंड हो जाते। इसलिए डोभाल ने एक और चाल चली। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी को केरल के कोच्चि में आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन करने जाना था। डोभाल भी उनके साथ गए। उद्घाटन के बाद पीएम तो दिल्ली लौट गए, लेकिन डोभाल वहीं रुक गए। वो कोच्चि के गेस्ट हाउस में रुके और वहां केरल पुलिस के डीजीपी और सीनियर अफसरों के साथ गुप्त बैठक की। मीडिया को लगा कि एनएसएस साहब रूटीन दौरे पे हैं, लेकिन असल में वह पीएफआई के गढ़ में घुसकर उनके खिलाफ जाल बिछा रहे थे। इसके बाद वह चुपचाप मुंबई गए और वहां गवर्नर हाउस में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मीटिंग की। 21 सितंबर 2022 दिल्ली में हाई वोल्टेज मीटिंग हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ तपन का एक कमरे में मौजूद थे। डोभाल ने बताया कि तैयारी पूरी है। 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों की पहचान कर ली गई है। लिस्ट तैयार है कि किसे उठाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन याद रहे हमारी एक छोटी सी गलती से देश जल सकता है। हमें उतावलेपन से बचना है। पीएम का इशारा साफ था, ऑपरेशन ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसे ही पीएम से ग्रीन सिग्नल मिला, ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च कर दिया गया। राज्यों की पुलिस को सिर्फ इतना बताया गया कि स्टैंड बाय पर रहो। उन्हें टारगेट की जानकारी बिल्कुल आखिरी वक्त पर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंटेलिजेंस को शक था कि स्थानीय पुलिस में पीएफआई के इन्फॉर्मर हो सकते हैं। 22 सितंबर की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हुआ। एनआईए और ईडी की टीमों ने सीआरपीएफ की मदद से 15 राज्यों में 93 जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। केरल, जहां पीएफआई का हेडक्वार्टर्स था, वहां उनके चेयरमैन ओएमए सलाम के घर का दरवाजा तोड़ा गया। दिल्ली में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज अहमद को बिस्तर से उठाया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, हर जगह एक ही कहानी थी। पीएफआई के नेता जब तक संभल पाते वह पुलिस की गाड़ियों में थे। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। पीएफआई के समर्थकों ने केरल और तमिलनाडु में बंद का ऐलान कर दिया। कई जगहों पर बसों में आग लगाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, आरएसएस के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। लेकिन डोभाल इसके लिए भी तैयार थे। उन्होंने पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स को सेंसिटिव इलाकों में तैनात कर दिया था। पहले राउंड में 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो लैपटॉप और दस्तावेज मिले वह चौंकाने वाले थे। उनमें बम बनाने के तरीके, हिट लिस्ट और विदेशी फंडिंग के सबूत थे। लेकिन डोभाल जानते थे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बड़े नेता अंदर थे, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ कमांड अभी भी बाहर, और वह बदले की आग में जल रहे थे। वह दंगे भड़काने की प्लानिंग कर रहे थे। पीएफआई को लगा कि शायद मुसीबत टल गई है। वह अपने बचाव की कानूनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन डोभाल ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक 5 दिन बाद 27 सितंबर की रात को ऑपरेशन ऑक्टोपस का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार निशाना वो नेता थे जो दंगों को जमीन पर अंजाम देने वाले थे। शाहीन बाग से लेकर निजामुद्दीन तक और मैसूर से लेकर मालेगांव तक एक बार फिर पुलिस ने दरवाजे खटखटाए। इस बार राज्य पुलिस ने कमान संभाली। 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और पीएफआई के बचे खुचे नेटवर्क को तहस-नहस कर दिया गया। 170 से ज्यादा और गिरफ्तारियां हुई और पीएफआई के पास ना नेता बचे थे, ना पैसा और ना ही कोई प्लान बनाने वाला। पीएफआई का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। ऑपरेशन का ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका था। अब बारी थी कानूनी मुहर की। 27 सितंबर की रात खत्म हुई और 28 सितंबर की सुबह का सूरज निकला। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें साफ शब्दों में लिखा था, पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन किया जाता है। सरकार ने सिर्फ पीएफआई को ही नहीं, बल्कि उसके छात्र संगठन, महिला विंग और अन्य सभी ब्रांचेस को भी बैन कर दिया। बैन लगते ही पीएफआई के दफ्तर सील कर दिए गए, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई। पीएफआई के एक नेता ने गिरफ्तारी से कुछ देर पहले संगठन को बंद करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ऑपरेशन ऑक्टोपस न केवल भारत की सुरक्षा एजेंसियों की जीत थी, बल्कि यह अजीत डोभाल की कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल विल का भी प्रमाण था। जिस पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, उसका खुद का अस्तित्व 2022 में ही मिट गया। डोभाल ने अपना वादा निभाया था। 90 दिनों के भीतर, बिना किसी खून खराबी के, बिना किसी गोलीबारी के, उन्होंने देश के सामने खड़े एक बहुत बड़े खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका। ऑक्टोपस के आठों हाथ काट दिए गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर दिन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय